हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आज का जो हम लोगों का सेशन है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी भाषा वन के बारे में। जिनको भी रीट देना है, क्या देना है, रीट। अगर जिन्हें भी रीट देना है उनके लिए यह सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों के पास भी यह सेशन पहुंच सके, जिन्हें प्राप्त हो सके और उनकी तैयारी भी पूर्ण हो सके। अगर आपको रीट की तैयारी करना है तो आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे जाके और वहां से प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो चलाया जा रहा है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से आप जाके एक एक वीडियो को वहां से विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग सीधे अपने सेशन पे चलते हैं और बड़े ही ध्यान से देखिएगा। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 31 से लेकर 37 में सबसे उचित विकल्प चुनिए, मतलब उत्तर देना है। हमें यह गद्यांश को क्या करना है, पढ़ना है और उसके बाद हमें इसका आंसर बताना है। तो आइए हम लोग गद्यांश को शुरू करते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा गद्यांश को। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधे, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो सके। काल काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनाती है उसे फिर भी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो ये हम लोगों का गद्यांश रहा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब हमें क्वेश्चन बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि निम्न में तत्सम शब्द है। तत्सम ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जमीन, बी कह रहा है शून्य, सी कह रहा है खुद और डी कह रहा है कि मजबूत। तो तत्सम शब्द क्या होता है? शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, और ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है? तो संस्कृत से लिए गए शब्द जो कि हिंदी में उनकी अर्थ लिखा जाता है उसे हम तद्भव कहते हैं, जिसे हिंदी में उच्चारण किया जा सके। तो इस हिसाब से हमारा इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। देखिएगा, दिए गए विकल्पों में शून्य शब्द तत्सम है। जमीन खुद फारसी भाषा के लिए शब्द है, फारसी भाषा के शब्द हैं। जमीन कैसी है? तो फारसी भाषा का शब्द है। और मजबूत अरबी भाषा का शब्द है। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव संस्कृत शब्दों का निर्मित रूप होता है। तो हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से हो गया होगा। चलिए, निम्न में से विदेशी शब्द हमें बताना है कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पेड़, बी कह रहा है खंड, सी कह रहा है तालाब और डी कह रहा है खुद। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तालाब। ओके, तालाब हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि जो है कि सी भी है, जो डी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ओके, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, देशज शब्द देश की आम बोल चाल में पाए जाने वाले शब्द देशज होते कहलाते हैं। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में शब्द को विदेशी भाषा कहते हैं जो आए हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द, अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली शब्द। दिए गए विकल्पों में तालाब और खुद क्या है? तो यह विदेशी भाषा के फारसी शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 33 की जमीन का पर्यायवाची नहीं है।
पृथ्वी, धरती, विपट, धरणी। अगर हम बात करते हैं कि जमीन का पर्यायवाची नहीं है तो जमीन का पर्यायवाची होता है पृथ्वी, धरणी, धरती और धरणी होता है, लेकिन विपट जो होता है यह नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, जमीन का पर्यायवाची शब्द भू होता है, धरणी होता है, वसुंधरा होता है, अचला होता है, धारा होता है, रत्ना गर्भा होता है, मही होता है, वसुधा होता है, धरित्री होता है, छत्री होता है, छित्ती होता है और उर्वी होता है, भूमि होता है, धरती होता है। ये सब किनके पर्यायवाची हैं? तो ये सारे के सारे जमीन के पर्यायवाची हैं। लेकिन विपट के पर्यायवाची की अगर बात करते हैं तो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, गाछ होता है, तरु होता है, पादप होता है, पर्णी होता है, ध्रुम होता है। ये सारे किसके हैं? तो विपट के पर्यायवाची हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 बड़े ही ध्यान से कि जीवित का विलोम होगा। जीवित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अजीवंत, बी कह रहा है अस्थिर, सी कह रहा है अजीवित और डी कह रहा है मृत। तो विलोम क्या होगा? तो जीवित का विलोम हो जाएगा मृत। ओके, जीना का क्या हो जाएगा? मरना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, विलोम शब्द है कि जीवित का क्या होगा? मृत, अस्थिर का क्या होगा? स्थिर, जीवन का क्या होगा? मरण, जन्म की क्या होगा? मृत्यु हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लोगों, बी कह रहा है पशुओं, सी कह रहा है सदस्यों, डी कह रहा है पीढ़ी। तो प्रत्यय नहीं लगा है, पीढ़ी में प्रत्यय नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, पीढ़ी शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। लोगों में ओ हो जाएगा, पशुओं में भी ओ हो जाएगा, सदस्यों में भी ओ हो जाएगा, अर्थात तीनों शब्द में ओ प्रत्यय लगा का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। यह दो प्रकार के कृत प्रत्यय और तड़ित तद्धित तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो ये दो तरीके से प्रत्यय का उपयोग किया जाता है। 36 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और इसे बड़े ही हिसाब से देखिएगा कि मिलजुल समास का विग्रह है। मिलजुल समास का विग्रह क्या है? मिल से जुल, बी कह रहा है मिल और जुल, सी कह रहा है मेल जोल और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिलजुल। आगे देखिएगा, द्वंद्व समास में सम पदस्थ के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के मध्य और अथवा या एवं का लोप होता है। मिलजुल में द्वंद्व समास है जिसका उदाहरण होता है अन्न जल, अंक रंक, दिन रात। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बड़े उम्दे लग रहे होंगे और अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्न में अव्यय है। अव्यय हमें बताना है कि कौन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है समाज, बी कह रहा है खंड, डी कह रहा है एक और सी कह रहा है एक और डी कह रहा है व्यवस्था। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, एक। कौन सा अव्यय है? एक। आगे देखिएगा, आगे है कि वह शब्द जिसके रूप में वचन, लिंग आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, ऐसे शब्द हर परिस्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। दिए गए विकल्पों में एक शब्द अव्यय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, परमुखापेक्षिता का अर्थ है, क्या होता है इसका अर्थ? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरों में आशा करना, बी कह रहा है पराया मुख अच्छा लगना, सी कह रहा है पराय मुख की अपेक्षा करना और डी कह रहा है ईश्वर से ईश्वर का मुख। अगर हम बात करते हैं परमुखापेक्षिता जो होता है यह होता है दूसरों में आशा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, परम मुख, सॉरी माफ करिएगा,
देखिएगा, परम मुख परम परमुखापेक्षिता शब्द में पर प्लस मुख प्लस अपेक्षा प्लस इति से मिलकर निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है दूसरों से आशा करना। क्या होता है? दूसरों से आशा करना। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सेवा, बी कह रहा है भाषा, सी कह रहा है प्रयोग और डी कह रहा है कि हिंदी। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रयोग जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। ओके, और बाकी के जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग है। ओके, सेवा भी स्त्रीलिंग है, भाषा भी स्त्रीलिंग है और हिंदी भी स्त्रीलिंग है। देखिएगा, प्रयोग शब्द पुल्लिंग है, शेष में सेवा, भाषा, हिंदी स्त्रीलिंग है। वे शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के जाति का ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग हिंदी भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। ये याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। क्या है? इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आशय, बी कह रहा है मतलब, सी कह रहा है धन और डी कह रहा है अभिप्राय। तो क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धन। चलिए देखिएगा, बड़े ही प्यार से इसमें क्या बोला गया है कि प्रस्तुत गद्यांश में उपयुक्त शब्द अर्थ का अर्थ, आशय, अभिप्राय, मतलब इसका अर्थ धन से नहीं होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कौन शब्द एक वचन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विचारों, बी कह रहा है भाषाओं, सी कह रहा है अक्षय और डी कह रहा है मनुष्यों। अगर हम बात करते हैं तो एक वचन में है आपका अक्षय, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े ही ध्यान से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। दिए गए विकल्पों में अक्षय जो है वह एक वचन शब्द था, शेष बहुवचन थे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कीमत का बहुवचन है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कीमती, बी कह रहा है कीमतों, सी कह रहा है कीमतों और डी कह रहा है किस्मत, कीमत। अगर हम बात करते हैं तो इसका बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन कीमतों। इसमें छोटी की है, छोटी ई की मात्रा है, इसीलिए यह क्या हुआ है, तो यह गलत हो गया है। यहाँ पे बड़ी ई, जैसे कीमत में बड़ी ई की मात्रा होती है वैसे ही कीमतों में भी बड़ी ई की ही मात्रा होगी। यहाँ पे छोटी की का दिया है, इसलिए यह क्या होगा, तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो चीज़ होते हैं बड़े उमदे होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन हमारा क्या होता है, तो गलत हो जाता है। ऐसे चीज़ों को देखिएगा। कीमत शब्द का बहुवचन कीमतों होता है। बहुवचन बनाने के नियम कुछ होते हैं और बहुवचन शब्द कैसे बनते हैं इसको बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि अगर कहीं कहीं ऐसे होते हैं ना, अगर हमें फार्मूला याद होता है तो हम उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर ले जाते हैं। तो वैसे ही हिंदी भी जब होता है ना, जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो इसमें भी कुछ हमें फार्मूले देखने को मिलते हैं। पहला इसमें फार्मूला ये देखिएगा, जब भी बहुवचन बनाइएगा तो आकारांत जो होता है, क्या होता है, आकारांत में पुल्लिंग आता है जो कि आ और ए कर दिया जाता है। ओके, दूसरा है इकारांत। इकारांत में क्या होता है, तो या जोड़ते हैं, क्या करते हैं, या करके जोड़ देते हैं। अकारांत होता है, एक होता है अकारांत और एक होता है अकारांत, जो कि स्त्रीलिंग में आ के बाद ए आए तो जोड़ देते हैं। उसके बाद देखिएगा फोर्थ इसमें बोला गया है कि सभी आकारांत जो कि स्त्री लिंग होते हैं उसमें शब्द में अगर अ आए तो ए करके बहुवचन बनाया जाता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप एक एक करके याद रखिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगला है हम लोगों का 43 की माध्यम का बहुवचन है, माध्यम का बहुवचन होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मध्यमा, बी कह रहा है माध्यमिक, सी कह रहा है कि मध्यम
और डी कह रहा है माध्यमों। अगर हम माध्यम का बहुवचन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माध्यमों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यमों हो जाएगा। देखिएगा, माध्यम का बहुवचन माध्यमों होता है। भाषा विज्ञान में वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधित श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। हिंदी भाषा में वचन दो होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होते हैं, यह आप याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप संस्कृत में जाएंगे तो वहाँ पे तीसरा भी आ जाएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उसमें 3 होते हैं लेकिन हिंदी में 2 होते हैं। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं और हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है क्वेश्चन नंबर। हमारा कह रहा है कि 44 अक्षय निधि का अर्थ है। अक्षय निधि का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बिना क्षय रोग, बी कह रहा है किसी का नाम, सी कह रहा है कभी न खत्म होने वाली संपत्ति और डी कह रहा है रोग रहित निधि। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। क्या हो जाएगा? कभी न खत्म होने वाली संपत्ति। आगे देखिएगा, अक्षय निधि का अर्थ कभी न खत्म होने वाली संपत्ति से है। अक्षय का सामान्य अर्थ होता है जिसका क्षय न हो तथा निधि का अर्थ खजाना होता है। ओके, तो इस तरीके से अक्षय का होता है कि जो क्षय न हो, जो खत्म ना हो, और निधि का मतलब खजाना होता है। इस वजह से कभी न खत्म होने वाली संपत्ति या खजाना हो सकता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 45। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है कि मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय है, हमें विधेय बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेरा मित्र, बी कह रहा है चित्रकार, सी कह रहा है बहुत अच्छा चित्रकार और डी कह रहा है कि बहुत अच्छा। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बहुत अच्छा चित्रकार। क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा चित्रकार। उद्देश्य, उद्देश्य होता है जिस विषय में कुछ कहा जाता हो उसे सूचित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। लेकिन विधेय वो होता है कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता जो कार्य करता है वह विधेय कहलाता है। दिए गए व्याख्या में मेरा मित्र राकेश ध्येय है और बहुत अच्छा चित्रकार जो है कि यह क्या है? तो विधेय है और उद्देश्य क्या है? मेरा मित्र राकेश। तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि सलमा घर जाती है। सलमा घर जाती है वाक्य है, कैसा वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सरल वाक्य है, बी कह रहा है निषेध वाक्य है, सी कह रहा है आज्ञार्थ वाक्य है और डी कह रहा है इच्छार्थी वाक्य है। अगर हम बात करते हैं कि सलमा घर जाती है तो यह कैसा कैसा वाक्य है? सरल वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, सलमा घर जाती है यह एक सरल वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब देखिएगा कौन कौन से भेद होते हैं। तो पहला होता है सरल वाक्य। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में एक कर्ता और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। क्या होता है? एक कर्ता, एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिस वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे देखिएगा, मिश्रित वाक्य है थर्ड। जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य मिश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से याद आ गई होंगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है। लंका का राजा
रावण बहुत विद्वान था इस वाक्य में रेखांकित अंश है। ओके, अब इसमें लगा नहीं है तो थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है, उस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि विशेषण पदबंध, सी कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध, और सी कह रहा है कि संज्ञा पदबंध, और डी कह रहा है कि सर्वनाम पदबंध। अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा पदबंध। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा वाक्य राजा का लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था में रेखांकित अंश संज्ञा पदबंध है। रेखांकित अंश में रावण जो लंका का राजा था के बारे में निरूपित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि पारा उतरना क्या है? पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि तापमान कम होना, बी कह रहा है क्रोध कम होना, सी कह रहा है बुखार उतरना, और डी कह रहा है सर्दी पड़ना। पारा उतरने का मतलब होता है क्रोध कम होना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मुहावरे का अर्थ है क्रोध कम होना। देखिएगा दिए गए विकल्प में मुहावरे पारा उतरने का अर्थ है कि क्रोध कम होना। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। सामान्य अर्थ का बोध न कराकर विशेष विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाले पदबंध को ही क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ओके, आगे देखिएगा अगला है कि माफ करिएगा, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 49। बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि आंखें फेर लेना क्या है? आंखें फेर लेना का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दूसरी तरफ देखना, बी कह रहा है किसी और को चाहना, सी कह रहा है उदासीन होना, और डी कह रहा है कि नाराज होना। आप अगर देखेंगे तो आंखें फेर लेने का मतलब होता है नाराज होना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नाराज होना। आंखें फेर लेना चलिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माफ कर दीजिएगा उदासीन होना। दिए गए विकल्प में आंखें फेर लेना मुहावरे का अर्थ है उदासीन हो जाना। मुहावरे को वाक्य धारा भी कहते हैं। मुहावरा एक ऐसा वाक्य है जो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। वाक्य रचना की दृष्टि से भाषा सौंदर्य लगने हेतु मुहावरे का विशेष महत्व होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा ही उम्दा है। कोयले की दलाली में हाथ काले होने का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कोयले का व्यापार मत करो, बी कह रहा है कोयले की दलाली में हाथ गंदे होते हैं, सी कह रहा है दलाली नहीं करनी, और डी कह रहा है कि खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोयले की दलाली में हाथ जो है कि काले का होने का अर्थ है कि खराब काम का परिणाम भी क्या होता है? खराब ही होता है। दिए गए विकल्प में कोयले की दलाली में हाथ काले होने मुहावरे का अर्थ है खराब, बुरे कार्य का परिणाम भी बुरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है कि भाषा है, भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अर्जित संपत्ति है, बी कह रहा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, सी कह रहा है ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, डी कह रहा है सहजात योग्यता है। अगर हम बात करते हैं कि भाषा क्या है तो भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसे है? अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करते हैं। भाषा तीन रूप में व्यक्त की जा सकती है। मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है, और एक सांकेतिक भाषा भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है। देखिएगा माफ करिएगा, बड़े ध्यान से 52 नंबर देखिएगा कि भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है क्या है?
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आगमन विधि का प्रयोग, बी कह रहा है तकनीकी का प्रयोग, सी कह रहा है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल और डी कह रहा है अनेक अध्यापक द्वारा भाषा का शिक्षण। अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल देना। भाषाई कुशलता का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है: श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन। भाषा के आधारभूत कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना एवं समझना होता है या लिखना होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि अनुकरण विधि रचना के लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शिशु स्तर पर, बी कह रहा है उच्च स्तर पर, सी कह रहा है प्रारंभिक स्तर पर और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी प्रारंभिक स्तर पर। ओके, देखिएगा अनुकरण विधि रचना के लिए प्रारंभिक स्तर पर प्रयुक्त विधि है, उपयुक्त है। अनुकरण का अर्थ होता है किसी आदर्श की नकल करना है। अनुकरण विधि में आदर्श की नकल करना। अनुकरण विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर लिखता है, पढ़ना, नवीन रचना करना सीखता है। इस क्रिया के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हैगार्ट को माना जाता है। मनोवैज्ञानिक हैगार्ट को माना जाता है। 54 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है हम लोगों का। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भाषण, बी कह रहा है साक्षात्कार और डी कह रहा है कि प्रश्नोत्तर और सी कह रहा है प्रश्नोत्तर और डी कह रहा है कि अवलोकन। भाषा रुचि जो होता है उसमें सबसे जो होता है वो होता है हम लोगों का अवलोकन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, अवलोकन हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में अवलोकन प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है। शिक्षण कौशल की प्रमुख विधियां हैं शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, साक्षरता और विचार विमर्श विधि, तीसरा है पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि और चौथा है शिक्षा समिति विधि। तो ये चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला है कि भाषा कौशल की संख्या है कितना है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 5 है, बी कह रहा है 4 है, सी कह रहा है 3 है और डी कह रहा है कि 10 है। भाषा कौशल की कितनी संख्या है? तो 4 संख्या है। बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, तो ये 4 संख्याएं आती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भाषा कौशल की संख्या 4 है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनमें 2 ग्रहणात्मक कौशल हैं, श्रवण करना और पढ़ना, तथा 2 अभिव्यक्ति कौशल हैं, वाचन और लेखन। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि श्रुतलेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रुत कौशल का श्रवण लेखन, वाचन लेखन, श्रवण वाचन या फिर लेखन वाचन। अगर हम बात करते हैं तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रवण लेखन में क्या होता है? श्रुत लेख का काफ़ी विकास होता है। देखिएगा श्रुत लेख में श्रवण कौशल की का अधिक विकास होता है। श्रुत लेखन अभ्यास में मॉन्टेसरी के अनुसार वाचन से पहले लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए। फ्रोवेल एवं गांधी जी के मतानुसार लिखने से पहले चित्रांकन सिखाना चाहिए, मतलब चित्रात्मक शिक्षा देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि लेखन की असावधानी, बी कह रहा है जलवायु, सी कह रहा है अशुद्ध उच्चारण और डी कह रहा है व्याकरण का कम ज्ञान। तो ये सारे जो है ना, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यह कारण नहीं है, लेकिन लेखन की असावधानी हो सकता है और अशुद्ध उच्चारण भी हो सकता है और व्याकरण का अगर कम ज्ञान है तब भी आप अशुद्धियाँ आपके अंदर पाई जाती हैं, लेकिन जलवायु में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए देखिए
अशुद्ध वर्तनी का कारण जलवायु नहीं है। लेखन की असावधानी, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान अशुद्ध वर्तनी का कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, इनमें से सभी। अगर हम बात करते हैं एक अच्छी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसमें हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और विभेदीकरण भी होना चाहिए। ओके, देखिएगा एक अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण जैसे तत्वों का समावेश आवश्यक है। एक अच्छे परिणाम की 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं: वैधता, विश्वसनीयता, उद्देश्य और मानक मानदंड। तो ये चारों चीज़ें एक विशेषता के तौर पे रखा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और धीरे धीरे इस सीरीज को हम लोग लेके समाप्ति की ओर क्या हो रहा है तो बढ़ रहे हैं। ओके, उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, बी कह रहा है विद्यार्थियों की कक्षा उपस्थिति जानने में, सी कह रहा है विद्यार्थियों के आचरण जानने में और डी कह रहा है इनमें से सभी। तो मूल्यांकन क्यों जरूरी है? मूल्यांकन जरूरी है विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। क्या है? विद्यार्थियों की प्रगति जानने में मूल्यांकन उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा बड़े ही ध्यान से, मूल्यांकन विद्यार्थियों की प्रगति जानने में उपयोगी है। मूल्यांकन शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण, विविध सहाय सामग्री आदि में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। मूल्यांकन में छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव होता है। और इस तरीके से आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन के तरफ चल रहे हैं, जिससे हम लोग इस सेशन को अब समाप्ति की ओर लेके चलेंगे। तो 60 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही सेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और अगर रीट की एग्ज़ाम की डेट अगर हम माने तो लगभग आप तय समझिएगा 27 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट संभवतः करा लिया जाएगा, अगर कोई अड़चन नहीं आती है तो। 60 नंबर देखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? ओके, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण, बी कह रहा है कि उपचारात्मक परीक्षण शिक्षण और सी कह रहा है माँ बाप से शिकायत करेंगे, डी कह रहा है कि उसे दंड देंगे। अगर कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि अगर गलत लिखता है या अशुद्ध लिखता है तो आपका जो होगा उपचारात्मक शिक्षण से आप उसका उपाय करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो उसका उपचार उपचारात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से करते हैं। यांकेत एवं विस्फन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा: उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को जानने खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटि को दूर करने में सफलता प्रदान करे। तो यह आप कथन भी याद रखिएगा कि ये कथन किसने कहा है? योकय और विस्फन सिप्सन ने कहा है। क्या बोला है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटि को दूर करने में क्या करता है? सफलता करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने सेशन, और अगले सेशन में मैं आपको इंग्लिश लेके चलूँगा। तब तक के लिए सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और जिनको भी रीट का एग्ज़ाम देना है आपके सगे संबंधियों को, उनको यह सेशन क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जैसे कि उन अन्य लोगों के पास भी यह सारी चीज़ें पहुंच जाएं। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही लेके सेशन कल उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।